हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री जूनियर एजुकेशन पर। आप सब अपने घर स्वस्थ होंगे और मैं आशा करता हूं आप प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से घर पर रहकर कर रहे होंगे, क्योंकि अगर हम आज घर पर ठहरे तो कल घर से हम बाहर निकल सकते हैं। देखिए, जब से कोरोना वायरस कोविड-19 ने हमारे देश में दस्तक दिया है, तब से हमारे सामने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही कोविड-19 कोरोना वायरस हमारे देश में आया है, इसके चलते चलते हमारी शिक्षा पर भी एक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसको मैं आपको बता दूं। जैसे ही कोरोना वायरस हमारे देश में आया, तब से ही हमारे देश में लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन ऐसा है जिससे हम अपने घर से बाहर ना निकल सकते हैं, ना ही घर से बाहर जाकर कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसे में हमारी सभी शिक्षा की संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और सभी आज के टाइम में बंद चल रही हैं, जिससे समस्या क्या उत्पन्न हो रही है हमारे बच्चों के सामने। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बाधाएं डली हुई हैं। बच्चे आज के टाइम में इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि घर पर बैठकर अपनी छुट्टी का, जैसे आज छुट्टी चली हुई है, इस छुट्टी को अपने घर पर रहकर पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करें। नहीं, मैं आशा करता हूँ घर पर रहकर बच्चे सभी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और ऐसा नहीं है सभी बच्चे जैसे नहीं होते, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे मौज मस्ती भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है, जब तक भी आप अपने घर पर रहें, उसमें कुछ समय अपनी पढ़ाई के लिए अवश्य दें। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, अगर आप कुछ टाइम के लिए मुझे नहीं देख पाओगे, अगर मैं आपको कुछ दिनों के लिए ना दिखूं, तो आप सभी लोग मुझे भूल जाएंगे। इसीलिए हमें अपने किताबों के साथ, अपनी किताबों से जुड़ी बातों के साथ लगभग उनके साथ लगे रहना है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे हम निरंतरता से अगर करते रहेंगे तो शायद हम उसको ना भूल पाएँ। अगर हम अपनी किताबों से 1 या 2 दिन के लिए भी मुंह मोड़ लें, तो हम उससे दोबारा बहुत कवर करने में बहुत ज़्यादा समस्या है। कवर तो कर पाएंगे, लेकिन समस्या बहुत आएंगी। इसी के चलते एक मैंने छोटी सी पहल शुरुआत की है। मैं मैथ का टीचर हूँ, और आज मैं आपके लिए ही मैथ में क्लास 9 चैप्टर 1 के बारे में कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सभी बच्चे अच्छे से अध्ययन करें और अच्छी लगे तो आगे बच्चों तक भी पहुँचाएँ। आइए बच्चों, मैं आपको चैप्टर 1 संख्या पद्धति के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, किस चीज़ को लेकर हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सर्वप्रथम मैं आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताता हूँ। प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक खत्म हो, वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा दोबारा एक बार फिर। प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहीं तक भी ले लीजिएगा अनंत तक, जिसका कोई अंत ना हो। वेरी गुड। उसके बाद आप देखिएगा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, थोड़ा पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। शून्य से लेकर प्राकृतिक संख्याएं, शून्य और इसके साथ आप प्राकृतिक संख्या ऐड कर दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या के साथ साथ अगर आप इसमें 0 लगा देते हैं, तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, आपकी पूर्ण संख्याएं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश इन्फिनेटिव। वेरी गुड, आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिएगा आप सम संख्या के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सम संख्या क्या है। वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। क्या? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। अभी आप थोड़ा सा विभाजिता के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विभाजित का शब्द का अर्थ क्या है। विभाजित का अर्थ होता है कि वह संख्या जिस संख्या हम 2 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, सपोज करो आप 6 को भाग देते हैं हम 2 से,
2 से भाग देने पर अगर हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाती है, कटने का मतलब भाग देने के बाद हमारा कोई भी शेष ना बचे, वह संख्या क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या है। जैसे आप देखिए, आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो सभी संख्या मैंने आपके सामने लिखी है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती है और इनको हम सम संख्याएँ बोल सकते हैं। आइए बच्चों, अभी सम संख्या के बाद हम आपको बताते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, अर्थात जिस संख्या को हम 2 से भाग देंगे, भाग देने के बाद अगर हमारा शेषफल बचता है तो वह संख्या हमारी विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। देखिए, जैसे हम आपको बता देते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 के बाद आएगा आपका 17, ये सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा फिर, विषम संख्या में संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो सके, अर्थात अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद हमारा शेषफल बचता है तो वह संख्या आपकी विषम संख्या के अंतर्गत आएगी। वेरी गुड, आपके समझ में आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास संख्या 2 है, हम 2 संख्या लेते हैं, 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह संख्या 1 से पूरे डिवाइड होगी और खुद अपने से डिवाइड होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 आए, ना 2 से कम और 2 ना ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब आप कहेंगे कि एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। मैं थोड़ा सा आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। एक जो हमारी संख्या 1 है अंक, ये ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? अब हम बात करें अभाज्य की। मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है कि उसके गुणनखंड 2 होने चाहिए, ना 2 से कम और ना ही 2 से ज़्यादा। अब हम एक तो स्वयं 1 से कट सकता है, इससे कोई दूसरी संख्या, ये किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी मैं एक संख्या और ले लेता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल 5। इसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 के बाद किसी दूसरी संख्या से कट सकता है? बताइए आप। नहीं, ये खुद स्वयं अपनी संख्या अपने आप से ही कटेगा, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में हम थोड़ा सा और एक बार आपको दोबारा बता देते हैं कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या है। अभी मैं आपको बता ही रहा था, अभाज्य संख्या में संख्या है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब वह संख्या या तो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, उसको हम अभाज्य संख्या के अंतर्गत लाते हैं। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होगी वह होगी 2।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अगर कोई प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखे, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं 2, क्योंकि इसके केवल और केवल 2 गुणनखंड है, एक और स्वयं खुद 2। इसलिए आइए अब हम नेक्स्ट भाज्य संख्या। इसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट भाज्य संख्या। कुछ नहीं, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है। अभी जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताया अभाज्य संख्या कि उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसे ही भाज्य संख्या में भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगर आप डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप लिखें कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जैसे देखिएगा अभी हम संख्या लेते हैं 4 है, ये 1 से भी डिवाइड है, उसके बाद 2 से भी डिवाइड है और खुद अपने आप से भी डिवाइड है। तो इसके गुणनखंड कितने हुए 3। तो 2 से अधिक है, इसलिए जो संख्या आएगी हमारी भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 6, ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, फिर 3 से डिवाइड है और खुद अपने आप से। तो इसके कितने गुणनखंड हुए यहाँ पर 4। तो यह भी संख्या हमारी भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। अब मैं आपको बात करता हूँ भाज्य संख्या की डेफिनेशन। एक बार फिर दोबारा फिर आपके सामने रिपीट करता हूँ कि भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है। ये ज़्यादा उच्च लेवल के बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ताकि मैं आपको बताता चला जाऊँ, इसलिए इस छोटे जो अभी 9th क्लास के अंदर पैर रखा है जिसने, उसे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और उनको हम बहुत डीपली बताएंगे, थोड़ा जो समझ सके। भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों। आप 4 लीजिएगा, 6 ले लें, उसके बाद आप 9 ले सकते हैं, 12 ले लो, 10 ले सकते हैं। काफ़ी ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। वेरी गुड। अब मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और थोड़ा सा वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से अपनी किताब सामने रख के और अपनी वीडियो को जब देखें थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझें कि इसमें बताया क्या गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आपको सिंपली पहले कॉन्सेप्ट जो है बहुत हल्के हल्के बताए गए हैं, ताकि मैं आपको अगर शुरुआत से ही इतने टफ टॉपिक रख दूँ यहाँ पर जो आपके समझ में आ पाए तो आप वीडियो को देखेंगे नहीं। तो चलो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ परिमेय संख्या। इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या क्या होती है। आइए दोस्तों, अब आपको परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बताते हैं। परिमेय संख्या क्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन। ऐसे 2 पूर्णांक जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जो है इसको हम 1/2, 3/2, 4/5 थी, इसके काफ़ी एग्जाम्पल है जो हमारी भिन्न है। भिन्न को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 चल जाएगा, लेकिन q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो हमारे रैशनल नंबर है इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई रेशो नंबर। जो अनुपात हुआ है, आपको अनुपात के बारे में थोड़ा पता होगा, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा अनुपात। जैसे हम किसी भी संख्या को अनुपात में लिखें तो हम उसको परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 3:2 इसको हम 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या है। इसके बारे में डेफिनेशन और दोबारा देखिए बच्चों। परिमेय संख्या ऐसे 2 पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 ना हो, q = 0।